सभी को गुड मॉर्निंग। आज जिस टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे वह है कवकों में जनन। पिछले लेक्चर में अपन ने कवक के सामान्य लक्षणों के बारे में विचार किया था। इसमें बात करते अपन कवकों में जनन कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि जनन क्या चीज़ है, जनन की परिभाषा क्या है। तो जनन एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। कहने का मतलब वो अपने ही कॉपी करता है, उस प्रक्रिया का नाम है जनन। कवकों में जनन की विधियों की बात करें तो कवक 3 प्रकार से जनन करते हैं। पहला है कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और तीसरा है लैंगिक जनन। कायिक जनन में कवक के कवक सूत्र या कायिक अंग भाग लेते हैं। इसमें किसी प्रकार की जनन संरचनाएं नहीं बनती है। कवकों में कायिक जनन निम्न विधियों से संपन्न हो सकता है। पहला है खंडन, दूसरा है ओइडिया, तीसरा क्लेमाइडो बीजाणु, चौथा विखंडन और पांचवा गेमी। पहली विधि में बात करते हैं अपन खंडन। खंडन में का मतलब होता है टूटना। इसमें कवक जाल अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से आगे चलकर एक नया कवक जाल बनता है। दूसरा है ओइडिया। ओइडिया के अंदर कवक सूत्र अनेक एक कोशिक गोल या अंडाकार टुकड़ों में टूट जाता है और बाद में प्रत्येक टुकड़ा एक नया कवक सूत्र या कवक जाल बनाता है। क्लेमाइडो बीजाणु। क्लेमाइडो बीजाणु में कवक सूत्र की कुछ कोशिकाएं मोटी भित्ति वाले बीजाणु में परिवर्तित हो जाती है और ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़े रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नया कवक सूत्र बनाते हैं। अर्थात ये क्लेमाइडो बीजाणु कवक सूत्र को प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा देने का एक माध्यम है। अगला है विखंडन। विखंडन सामान्यतः एक कोशिक कवकों में पाया जाता है। एक कोशिक कवकों में कायिक कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं में विखंडित होती है और ये पुत्री कोशिकाएं बाद में एक नई कोशिका का निर्माण करती है। गेमी की संरचना क्लेमाइडो बीजाणु के समान होती है, लेकिन इसकी भित्ति अपेक्षाकृत रूप से पतली होती है। इस चित्र के अंदर तुम्हें कायिक जनन की सभी विधियों को बताया गया है, जिसमें खंडन, विखंडन, गेमी, ओइडिया सभी को बताया गया है कि कवक किस तरह से अलग अलग विधियों के द्वारा जनन करते हैं। अगला है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन सामान्यतः बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है और बीजाणु कवक के अलैंगिक जनन में बदलने वाली एक सामान्य जनन इकाई है। अब बीजाणु क्या है, बीजाणु कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अपन ने बताया कि बीजाणु एक अलैंगिक जनन की इकाई है जिसमें एक ही जनक भाग लेता है। बीजाणु एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। रंगों के आधार पर ये अलग अलग रंगों के या बिना किसी रंग के हो सकते हैं। इनकी भित्ति पतली या मोटी हो सकती है और गति की दृष्टि से बीजाणु चल या अचल दोनों में से किसी एक प्रकार के हो सकते हैं। बीजाणु के परिवर्धन या विकास, उसकी आकारिकी, इनका कवक वर्गीकरण विज्ञान में एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब बीजाणु के प्रकार की बात करें तो उनके बनने की विधि के आधार पर बीजाणुओं को 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहले है धानी बीजाणु, दूसरा है कोनिडिया। अब पहले बात करते हैं अपन धानी बीजाणु की। धानी नाम से स्पष्ट है, बीजाणु धानी से आया है, धानी बीजाणु। तो ऐसे बीजाणु जो बीजाणु धानी के अंदर उत्पन्न होते हैं उन्हें धानी बीजाणु कहते हैं। बीजाणु धानी एक थैली नुमा संरचना होती है
अब धानी बीजाणुओं को आगे दो प्रकारों में बांटा गया है। एक तो है अचल बीजाणु और दूसरे है चल बीजाणु। अचल बीजाणुओं में किसी प्रकार की गति नहीं होती और इनकी भित्ति मोटी होती है। केंद्रकों की संख्या के आधार पर ये एक या बहुकेंद्रकीय हो सकते हैं और कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ये एक कोशिकीय होते हैं। किसी बीजाणुधानी में अचल बीजाणुओं की संख्या केवल 1 से लेकर हजारों तक हो सकती है। अब नेक्स्ट है चल बीजाणु। चल बीजाणु सामान्यतः जलीय कवकों की चल बीजाणुधानियों के अंदर उत्पन्न होते हैं और ये बीजाणु गतिशील होते हैं। बीजाणुओं के अंदर गति का कारण उनमें पाई जाने वाली कशाभिकाएं हैं। अब कशाभिकाओं की संख्या या स्थिति या उनकी प्रकृति क्या है, इस आधार पर चल बीजाणुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब उनकी संख्या कशाभिकाओं संख्या 1 हो सकती है या कशाभिकाओं की संख्या 2 भी हो सकती है। तो जिन बीजाणुओं में कशाभिकाओं संख्या 1 होती है उन्हें एक कशाभिकी कहते हैं, जबकि जिनमें इन कशाभिकाओं संख्या 2 होती है उन्हें द्विकशाभिकी चल बीजाणु कहते हैं। एक कशाभिकी चल बीजाणुओं में भी कशाभिका की प्रकृति क्या है, इस आधार पर इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है अग्र कशाभिकी और एक है पश्च कशाभिकी। अग्र सिरे पर अगर कशाभिका है तो उसे अग्र कशाभिकी कहते हैं और पश्च सिरे पर है तो उसे पश्च कशाभिकी कहते हैं। अब कशाभिका की अगर प्रकृति की बात करें तो कुछ कशाभिकाओं का जो सतह है वो चिकना होता है, इसमें किसी प्रकार के रोम नहीं पाए जाते, अर्थात समतल सतह होती है। ऐसी कशाभिकाओं को प्रतोद या विप्लेश कशाभिकाएं कहते हैं। जबकि कुछ कशाभिकाओं की सतह खुरदरी, क्योंकि उनके ऊपर छोटे छोटे रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें मेस्टिगोनिम्स कहते हैं। तो कशाभिकाओं के ऊपर पाए जाने वाले मेस्टिगोनिम्स या रोम के आधार पर कशाभिकाएं 2 प्रकार की होती है, बिना रोम वाली प्रतोद कशाभिका या विप्लेश, और दूसरी है रोम वाली टिंसेल या कुर्च कशाभिका। इसमें पहली स्लाइड के अंदर बीजाणुधानियों के प्रकार बताए गए हैं, जिनका आकार के आधार पर जैसे लंबा आकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है या कोलुमेला इसमें उपस्थित हो सकता है। कोलुमेला एक बंध्य ऊतक है जो बीजाणुओं के प्रकीर्णन में सहायता प्रदान करता है। इस चित्र के अंदर चल बीजाणुधानी को बताया गया है। चल बीजाणुधानी के अंदर अनेक सारे चल बीजाणु है, ये फटने पर बाहर निकलते हैं। इनमें सी चित्र के अंदर इनमें कशाभिकाएं बताई गई है। डी के अंदर एक चल बीजाणु के ऊपर 2 कशाभिकाएं बताई गई है। 2 कशाभिकाओं में एक कशाभिका विप्लेश या प्रतोद है, जबकि दूसरी कशाभिका कुर्च या टिंसेल है, जिसके ऊपर रोम उपस्थित है। तो इस डी और ई चित्र में दोनों प्रकार की कशाभिकाओं की तुलनात्मक फोटो बताई गई है कि क्या अंतर होता है विप्लेश और टिंसेल कशाभिका के अंदर। अब आता है अगला कोनिडिया, जिसके द्वारा कवक अलैंगिक जन्म करते हैं। तो कोनिडिया अचल अलैंगिक बीजाणु है, जिनका निर्माण बाह्य रूप से, बीजाणु अंदर आंतरिक रूप से बने थे, जबकि कोनिडिया बाह्य रूप से कोनिडियम धर नामक संरचना पर उत्पन्न होते हैं। कोनिडियम धरों के ऊपर एकल रूप से या चैन के रूप में पाए जा सकते हैं, जो परिपक्व होने पर उससे पृथक होते रहते हैं और ये अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर नया कवक कोशिका या कवक जाल बनाते हैं। कई बार कुछ कवकों में कोनिडियम धर आपस में संयुक्त होकर कई प्रकार की जटिल संरचनाएं भी बनाते हैं, जो इस प्रकार है। पहली संरचना है पिक्निडिया। इसमें खोखली गोल
या फ्लास्क समान संरचना होती है जिसके शीर्ष पर एक छिद्र पाया जाता है, उस संरचना का नाम है विक्नीडिया। दूसरी संरचना है एसरवुलस। एसरवुलस परपोसी की सतह पर अनेक कवक सूत्रों के इकट्ठे होकर एक आभासी मर्दूत की संरचना है जिसमें कई सारे कोनिडिया आभासी मर्दूतक संरचना बनाते हैं। नेक्स्ट है स्पोरोडोकियम। स्पोरोडोकियम एक गद्दीनुमा संरचना है जिसका निर्माण कवक सूत्रों के ढीले रूप से व्यवस्थित होने से होता है। नेक्स्ट कोरीमियम। कोरीमियम कोनिडियम धर के समुच्चयन या आपस में इकट्ठा होने से एक सघन गुच्छानुमा संरचना है जिसका नाम बताया अपने कोरीमियम। इस चित्र में कोनिडिया और कोनिडियम धरों को बताया गया है कि किस प्रकार कोनिडिया का निर्माण कोनिडियम धर के ऊपर होता है और ये कैसे एक दूसरे से व्यवस्थित होते हैं और जनन में किस प्रकार सहायक होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन सभी शक्ति कवकों में उपस्थित होता है केवल ड्यूटेरोमाइसीटीज वर्ग को छोड़कर। ड्यूटेरोमाइसीटीज वर्ग कवकों का एक ऐसा वर्ग है जिसे अपूर्ण फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इसमें अभी तक लैंगिक जनन ज्ञात नहीं है या नहीं पाया जाता है। हो सकता है आने वाले समय में किसी विशेष कवक के अंदर लैंगिक जनन ज्ञात हो जाए तो उसको बाद में ड्यूटेरोमाइसीटीज से हटाकर दूसरे वर्ग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो शक्ति कवकों का ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है, केवल ड्यूटेरोमाइसीटीज को छोड़कर लैंगिक जनन में नर और मादा दो प्रभेद भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में एक ही जनक से जनन क्रिया पूर्ण हो जाती है। लैंगिक जनन को अपन अवस्थाओं में बांटा जाए तो इसमें 3 स्पष्ट क्रमबद्ध अवस्थाएं पाई जाती है। पहली अवस्था है प्लाज्मोगेमी या कोशिका द्रव्य संलयन, दूसरा है केंद्रक संलयन, तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। ये तीनों एक निश्चित क्रम से होते हैं कि सबसे पहले कोशिका द्रव्य संलयन होता है और सबसे अंत में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य संलयन। कोशिका द्रव्य संलयन में दो भिन्न भिन्न प्रभेदों वाले कवक तंतु या कोशिकाओं के जीव द्रव्यकों का संलयन होता है। इसके पश्चात केंद्रक संलयन। इसमें दो विपरीत लिंग वाले केंद्रकों का संलयन होकर एक द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं जिसे युग्मनज नाम दिया गया है। नेक्स्ट अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो केंद्रक संलयन के बाद द्विगुणित केंद्रक बना है जिसका नाम अपने युग्मनज बताया, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने से एक गुणित केंद्रक बनते हैं। एक गुणित और द्विगुणित में क्या अंतर होता है इसके बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। एक गुणित में गुणसूत्रों का एक समुच्चय पाया जाता है और द्विगुणित में गुणसूत्रों के 2 समुच्चय पाए जाते हैं। इनकी संख्याओं को आपस में तुलना करें तो एक गुणित में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है जबकि द्विगुणित में उससे दोगुनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्लाज्मोगेमी की कि प्लाज्मोगेमी या जीव द्रव्य का संलयन किस किस विधियों से होता है। तो इसमें कई सारी विधियां हैं जिनमें प्रमुख इस प्रकार है। पहली विधि है चल युग्मक की संयुग्मन, दूसरी है युग्मक धानी संपर्क, तीसरी है युग्मक धानी संयुग्मन, चौथी है अचल परमाणु युग्मन और पांचवी है कायिक युग्मन। इस प्रकार इन विधियों से प्लाज्मोगेमी या जीव द्रव्य संलयन संपन्न होता है। इसमें सभी विधियों को अलग अलग चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार प्लाज्मोगेमी या जीव द्रव्य संलयन अलग अलग विधियों से संपन्न होता है। पहले बात करते हैं चल युग्मक की संयुग्मन के बारे में। नाम से स्पष्ट है, इसमें भाग लेने वाले जो युग्मक होते हैं वो चल होते हैं और चल का मतलब इनमें कसाभिकाएं पाई जाती है और इस युग्मकों में बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, अर्थात ये नग्न होते हैं। इनका सबसे बाहरी स्तर कोशिका झिल्ली होता है। चल युग्मक के संयुग्मन को आगे 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है समयुग्मन,
दूसरा असम युग्मन और तीसरा है विषम युग्मन। सम युग्मन में संलयन में भाग लेने वाले जो युग्मक है वो संरचना, आकृति और कशाभिका विन्यास में समान होते हैं। ये सबसे आदिम प्रकार का संयुग्मन है। दूसरा है असम युग्मन। असम युग्मन में संलयन में भाग लेने वाले युग्मक आकारिकी रूप से समान होते हैं लेकिन कार्य के रूप से भिन्न होते हैं। तीसरा है विषम युग्मन। विषम युग्मन सबसे विकसित प्रकार का चल युग्मक की संयुग्मन है जिसमें मादा युग्मक अचल और बड़ा होता है जबकि नर युग्मक चल व छोटा होता है। दूसरी विधि है युग्मक दानी संपर्क। युग्मक दानी संपर्क में नर और मादा युग्मक दानियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती है। अब संपर्क में आने के बाद इनके बीच में एक छिद्र विकसित होता है या उनके बीच एक निश्चन नलिका बनती है। तो इसके पश्चात नर युग्मक या तो सीधे छिद्र के द्वारा और या निश्चन नलिका के द्वारा युग्मक दानी में स्थानांतरित होता है। युग्मक दानी संयुग्मन। युग्मक दानी संयुग्मन में दो युग्मक दानियों के अंदर पाई जाने वाली सभी अंतर वस्तुओं के बीच संलयन होता है और इस संलयन के पश्चात दोनों युग्मक दानियों की व्यक्तिगत पहचान नष्ट हो जाती है, जबकि युग्मक दानी संपर्क में इनकी पहचान बनी रहती है। अचल पोमणु युग्मन। अचल पोमणु नाम से तात्पर्य है ऐसी नर कोशिकाएं जो अचल होती है अर्थात इनमें गति नहीं पाई जाती। ये अचल नर कोशिकाएं कीट, वायु, जल आदि के द्वारा मादा युग्मक दानी तक स्थानांतरित होती है और इसके बाद मादा युग्मक से संलयन के द्वारा जिस कोशिका का निर्माण करती है वो द्विगुणित होती है और उस कोशिका का नाम है युग्मनज। अब सबसे अंतिम चरण है कायिक युग्मन। कायिक युग्मन से तात्पर्य है कायिक तंतुओं का संलयन में भाग लेना, अर्थात इस विधि में किसी भी प्रकार के लैंगिक अंग नहीं बनते। इसमें सीधे कायिक कवक तंतु ही भाग लेते हैं। इस विधि में दो भिन्न भिन्न प्रभेद वाले कवक तंतु एक दूसरे के पास आते हैं या भिन्न भिन्न प्रभेद वाली कोशिकाएं एक दूसरे के पास आती है और जो बाद में युग्मन के द्वारा एक द्विगुणित कोशिका या कवक तंतु का निर्माण करती है। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर अपन ने कवकों के अंदर जनन के बारे में चर्चा की। सभी को धन्यवाद।